हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटरेस्टिंग भी है। तो इंटरेस्टिंग है, आपको समझने में मज़ा आएगा। तो देखिए, इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने आपको मेमोरी मैनेजमेंट के मेथड्स को बताया था, जिसमें कि दो मेथड्स हमने देखा था, एक कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन और दूसरा नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में जो भी प्रोसेसेस होते हैं उनको मेमोरी का एलोकेशन या डी एलोकेशन एक कंटिन्यूअस मैनर में या फिर उसको कंसिक्यूटिव मैनर में दिया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे प्रोसेसेस आते हैं वैसे वैसे उनको एक फिक्स कंटिन्यूअस मैनर में मेमोरी को अलोकेट कर दिया जाता है रैम में। जबकि नॉन कंटिन्यूअस में हम लोग देखा था कि प्रोसेसेस ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस मैनर में हो, वहाँ पर नॉन कंटिन्यूअस मैनर में या फिर कंसिक्यूटिव मैनर में प्रोसेसेस जो हैं वो मेमोरी अलोकेट किए जाते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेनली कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन को समझेंगे। इसमें हमने दो मेथड्स को देखा था, एक फिक्स पार्टीशन और दूसरा वेरिएबल पार्टीशन। फिक्स पार्टीशन को हमने क्या कहा था? फिक्स पार्टीशन को हमने कहा था स्टैटिक पार्टीशन और दूसरा वेरिएबल पार्टीशन को हमने डायनेमिक पार्टीशन कहा था। देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो फिक्स पार्टीशन है इसमें रैम का पार्टीशन स्टैटिक मैनर में होता है, मतलब कि सिस्टम रुका हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है कुछ भी, और उस समय जो भी हमारा रैम का मेमोरी ब्लॉक है उसका पार्टीशन होता है। जबकि डायनेमिक पार्टीशन में हमारा CPU रन करते रहता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते रहता है और एग्जीक्यूशन टाइम में ही, रन टाइम में ही जो हमारा रैम का मेमोरी ब्लॉक है वो पार्टीशन होते रहता है, इसलिए वो डायनेमिक है और ये स्टैटिक है। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं कि जो हमारा फिक्स पार्टीशन है, स्टैटिक पार्टीशन, वो होता क्या है। उसके बाद हम लोग डायनेमिक पार्टीशन पे चलेंगे। सबसे पहले देखो, हमारे पास सपोज करो कि रैम है। रैम का मेमोरी ब्लॉक में हमने आपको बताया कि कुछ पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ऑक्युपाई किया जाता है। ओके, नाम से पता चल रहा है फिक्स पार्टीशन, मतलब एक फिक्स पार्टीशन यहाँ किया जा रहा होगा। रैम का एक हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम ने ले लिया और जो हिस्सा बचता है उस हिस्से में प्रोग्राम्स और डेटा स्टोर किए जाते हैं। तो जो भी पार्ट बचे हुए हैं इनका फिक्स पार्टीशन मेथड में फिक्स नंबर ऑफ पार्टीशन किया जाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे जो मेमोरी ब्लॉक है इसको 4 पार्ट में पार्टीशन किया गया है, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ 5 पार्ट्स में पार्टीशन किया गया है। ठीक, फर्स्ट पार्ट जो है जिसका एड्रेस 0 है इसका साइज है 4 MB। सेकेंड पार्ट जिसका एड्रेस 1 है उसका साइज है 8 MB। नेक्स्ट पार्ट जिसका एड्रेस है 2 उसका साइज है 10 MB। और उसके बाद 3 और 4, 3 और 4 पार्ट जो हैं इनका 4 MB साइज है। ओके, तो यहाँ पर जो है फिक्स पार्टीशन किया गया, फिक्स नंबर ऑफ पार्ट में हमारा जो मेमोरी ब्लॉक है उसको पार्टीशन कर दिया गया। तो यहाँ पार्टीशन फिक्स है, लेकिन सभी पार्टीशन का क्या साइज फिक्स है क्या? फर्स्ट पार्टीशन का 4 MB है, सेकेंड पार्टीशन का 8 MB है, सेकेंड जो थर्ड है उसका 10 MB है। मतलब यहाँ पर पार्टीशन तो फिक्स है लेकिन साइज फिक्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमने सेम सिनेरियो लिया, जो भी हमारा मेमोरी ब्लॉक है उसको 1 2 3 4 5 6 पार्ट में पार्टीशन कर दिया। तो यहाँ पर जो भी पार्टीशन है ये फिक्स 6 पार्ट में इसको हमने पार्टीशन कर दिया। अब यहाँ देखो, सभी पार्ट का साइज भी क्या है? साइज भी फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे सभी का साइज भी फिक्स है, यहाँ फिक्स होगा। ओके, तो जो भी हमारा फिक्स पार्टीशन मेथड है इसको दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। रैम का पार्टीशन फिक्स होना चाहिए, पार्टीशन का साइज फिक्स है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, ये फिक्स भी हो सकता है और फिक्स नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर सभी पार्टीशन के साइज फिक्स हैं जबकि यहाँ पे सभी पार्टीशन के साइज फिक्स नहीं है, तो वो मैटर नहीं करता है। फिक्स पार्टीशन ऑफ रैम मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 पार्टीशन ऑफ रैम मेमोरी ब्लॉक को किया गया है और यहाँ पर 6 पार्टीशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो साइज है वो डिफरेंट है और यहाँ पर साइज भी हमने फिक्स करके रखा है। तो अब देखो होगा क्या। सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा है, नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ रैम मेमोरी ब्लॉक आर फिक्स। रैम मेमोरी ब्लॉक जो है, ये रैम मेमोरी ब्लॉक जो है इसका पार्टीशन कैसा किया? इसका पार्टीशन आपने फिक्स कर दिया कि ये 4 पार्ट में फिक्स किए जाएंगे, बांट दिए जाएंगे। ओके,
साइज ऑफ ईच पार्टीशन मे और मे नॉट बी फिक्स। जो ईच पार्टीशन है इन सब का साइज या तो फिक्स हो सकता है या तो फिक्स नहीं हो सकता है, ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है। ओके, स्पैनिंग इज़ नॉट अलाउड। तो यहाँ व्हाट इज स्पैनिंग? स्पैनिंग क्या है? तो स्पैनिंग का मतलब ये हुआ कि कोई एक प्रोसेस P1 आता है और P1 का साइज अगर 4 MB है और अगर मेमोरी ब्लॉक के पार्टीशन में कोई भी 4 MB का जो पार्टीशन है वो खाली नहीं है, सपोज करो ये 8 MB का है और यहाँ पर 7 MB यूज किया गया और 1 MB खाली रह गया, ठीक है। ऐसे ही ये जो है 10 MB का है और इसमें सपोज करो 7 MB कोई प्रोसेस ऑक्यूपाई कर लिया और 3 MB यहाँ पर रिमेनिंग बच गया। तो यहाँ पर 1 MB रिमेनिंग है और यहाँ पर 3 MB रिमेनिंग है और प्रोसेस हमारा 4 MB का है। 4 MB का प्रोसेस है और 3 MB यहाँ रिमेनिंग है और 3 MB यहाँ पे रिमेनिंग है। तो हम इस प्रोसेस को P1 प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, एक 1 MB में और दूसरा 3 MB में, ठीक है। और P1 प्रोसेस को हमने डिवाइड कर दिया, 1 MB वाले पार्ट को हमने फर्स्ट एड्रेस में जहाँ की 1 MB स्पेस खाली था वहाँ डाल दिया और 3 MB वाले पार्ट को हमने सेकेंड एड्रेस में जहाँ की 3 MB खाली था वहाँ डाल दिया। तो P1 प्रोसेस को मेमोरी अलोकेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा फिक्स पार्टीशन में अलाउ नहीं होता है, ठीक है। अगर होता तो हम कहते स्पैनिंग इज अलाउ। इस प्रोसेस को स्पैनिंग कहा जाता है। स्पैनिंग क्या होता है? वेन एवर अ प्रोसेस इज ब्रोकन डाउन इनटू सम पार्ट्स एंड दे are allocated some memory space into the RAM block, the process is known as spanning। ओके, तो यहाँ spanning अलाउ नहीं है। यहाँ एक प्रोसेस है वो कम्प्लीटली किसी एक मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, अगर नहीं है तो वो नहीं ऑक्यूपाई करेगा। हम लोग प्रोसेस को कुछ पार्ट में पार्टीशन करके उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पैनिंग इज़ नॉट अलाउ हियर। ओके, तो ये तो हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। यहाँ पर डिसएडवांटेजेस करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो है जो फिक्स पार्टीशन है ये वर्क कैसे करता है। सपोज करो कुछ प्रोसेस है, P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है, P4 प्रोसेस है। ओके, 4 प्रोसेस है। P1 का साइज 3 MB है, P2 का साइज 4 MB है, P3 का साइज यहाँ से हम देख लेते हैं 7 MB है, ओके, एंड P4 का साइज 4 MB है। इतना क्लियर है? 4 प्रोसेसेस हमारे पास। तो P1 प्रोसेस पहले आया, इसको 0 एड्रेस का पार्टीशन अलोकेट किया गया, तो ये 3 MB इसमें 3 MB P1 प्रोसेस लेगा, लेकिन इसका साइज़ क्या है? इसका साइज़ 4 MB है। तो P1 प्रोसेस 3 MB का साइज ऑक्यूपाई करेगा और 1 MB यहाँ पर जो हमारा ब्लॉक है, जो पार्टीशन है, वो वेस्टेज हो जाएगा, 1 MB वेस्टेज हो जाएगा। ऐसे ही P2 प्रोसेस आता है और P2 प्रोसेस जो है ये फर्स्ट एड्रेस में जा कर के अलोकेट कर दिया जाएगा। तो P2 प्रोसेस का साइज़ 4 MB है, जबकि हमारा जो फर्स्ट एड्रेस है, जो पार्टीशन है, इसका साइज़ 8 MB है। तो ये भी क्या करेगा सर? ये भी जो है कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? ये ऑक्यूपाई करेगा केवल 4 MB, क्योंकि P2 प्रोसेस तो 4 MB का ही है। तो P2 प्रोसेस 4 MB का है और 4 MB यहाँ पर फिर से वेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही P3 प्रोसेस आएगा, P3 प्रोसेस जाएगा सेकेंड एड्रेस में और यहाँ देखो, यहाँ पे 7 MB का P3 प्रोसेस है और 10 MB का 10 MB का जो सेकेंड एड्रेस है वो है, उसका साइज है। तो यहाँ 7 MB ये ऑक्यूपाई करेगा और यहाँ फिर से 3 MB हमारा क्या होगा? वेस्टेज हो जाएगा। P4 प्रोसेस आता है, इसका साइज़ 4 MB है और जो थर्ड एड्रेस है, थर्ड पार्टीशन है जो, इसका भी साइज़ 4 MB है। तो ये पूरी तरह से यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। ओके, ये पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। तो फिक्स पार्टीशन में कुछ इस तरह से प्रोसेसेस को मेमोरी अलोकेट किया जाता है रैम मेमोरी ब्लॉक में। ओके, अब इसके डिसएडवांटेजेस को समझते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेज है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन।
अब ये सर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है? तो हमने यहाँ बताया ना कि P1 प्रोसेस का साइज 3 MB है, ये 0 एड्रेस में जाता है और 0 एड्रेस का साइज 4 MB है, इसका साइज 3 MB है, ये इसमें 3 MB स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगा, 1 MB स्पेस वेस्ट हो जाएगा। दिस वेस्टेज ऑफ मेमोरी इन द रैम ब्लॉक पार्टीशन इज नोन एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ओके, व्हाट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन? तो कोई प्रोसेस किसी रैम ब्लॉक के पार्टीशन में इंटर करता है और उसके साइज से जब उसका साइज कम होता है तो उस दौरान कुछ मेमोरी वेस्ट हो जाता है, मेमोरी स्पेस का वेस्टेज हो जाता है। दिस वेस्टेज इज नोन एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ओके, इन सभी पॉइंट को मैं आपको नोट करा दूंगा। लिमिट इन द प्रोसेस साइज। अब देखो लिमिट इन द प्रोसेस साइज यहाँ क्या है? तो यहाँ पे सर यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी प्रोसेस आएगा, सपोज करो यहाँ टोटल 1 2 3 4 5 पार्टीशन आपके पास है, 5 पार्टीशन है। यहाँ पर मैक्सिमम प्रोसेस का साइज़ 10 MB होना चाहिए, ठीक है। 10 MB से ज़्यादा साइज़ का कोई प्रोसेस आएगा तो क्या उसको मेमोरी अलोकेट होगा? क्या नहीं होगा। 20 MB का आएगा, 20 MB का आएगा, मेमोरी अलोकेट नहीं होगा। 30 MB का आएगा, मेमोरी अलोकेट नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर प्रोसेस के साइज में लिमिटेशन है। ओनली दोज प्रोसेसेस कैन allocate memory in the memory block which has size equal to 10 MB or less than 10 MB। ओके, ऐसे ही जो कोई भी 8 MB है यहाँ पे, तो 8 MB का प्रोसेस आएगा या 8 MB से कम साइज़ का प्रोसेस आएगा, तो यहाँ पर प्रोसेस के साइज़ में लिमिटेशन है। यहाँ पर अगर मैक्सिमम 10 MB का साइज़ का प्रोसेस यहाँ इंटर कर सकता है और इससे ज़्यादा बड़ा अगर साइज़ का कोई प्रोसेस आता है तो उसको मेमोरी अलोकेट ही नहीं किया जाएगा। दिस इज अ डिसएडवांटेज। ऐसे ही लिमिटेशन ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हमने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसेस रैम में इंटर करे तो हमारा कंप्यूटर का जो मल्टी प्रोग्रामिंग फैसिलिटी है, फंक्शनलिटी है, ये इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन बी इंटर इनटू द रैम एट अ टाइम इज नोन एज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक साथ टोटल कितने प्रोसेसेस रैम में लोड हो सकते हैं, रैम में मेमोरी अलोकेट किया जा सकता है। तो एक इस एड्रेस पे, एक इस एड्रेस पे, एक इस एड्रेस पे, इस पे और इस पे, मतलब 1 2 3 4 5 प्रोसेसेस ही मैक्सिमम यहाँ पर रैम में अलोकेट किए जा सकते हैं। मतलब कि जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है इसमें भी तो लिमिटेशन है, 5 से ज़्यादा डिग्री ऐसे सिस्टम का नहीं होगा कभी। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, आप समझिए सर ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है। ओके, ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैसे क्रिएट होता है? तो देखो, जहाँ भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जनरेट होगा वहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी जनरेट होगा। एंड व्हाट इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इसको समझते हैं। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ओके, यहाँ पर देखो कोई प्रोसेस सपोज करो P8 है, ठीक है। P8 का साइज है हमारे पास 4 MB। P8 का साइज कितना है? 4 MB। यहाँ पर देखो, तो P8 का साइज 4 MB है, तो ये तो यहाँ पर एक स्पेस खाली है, ये यहाँ चला जाएगा, P8 यहाँ जाकर के एडजस्ट हो जाएगा। मतलब P8 को ये वाला लोकेशन मेमोरी का अलोकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई P9 प्रोसेस है, ठीक, P9 प्रोसेस का भी 4 MB ही साइज है, हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो P9 प्रोसेस क्या इस मेमोरी ब्लॉक में अलोकेट किया जा सकता है? तो देखते हैं। यहाँ पर देखो कितनी मेमोरी अभी भी ब्लैंक है, खाली है। तो 1 MB यहाँ पर फ्री है, 4 MB यहाँ पर फ्री है, 3 MB यहाँ पर फ्री है। ऐसे ही और कहीं भी कोई भी मेमोरी स्पेस फ्री नहीं है, ठीक। इसको हम लोग 5 MB कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ टोटल कितने स्पेस अवेलेबल हैं? मेमोरी अवेलेबल कितने हैं? यहाँ पर मेमोरी अवेलेबल हैं 1 MB, 4 MB और 7 MB। टोटल 7 MB मेमोरी अवेलेबल है। और हमारा जो P9 प्रोसेस है उसका साइज़ कितना है? उसका साइज़ ओनली 5 MB है। तो क्या ये इस मेमोरी में अलोकेट किया जाएगा? तो ये नहीं अलोकेट किया जाएगा। क्यों नहीं अलोकेट किया जाएगा? क्योंकि जो 7 MB का मेमोरी है
ये 7 MB का मेमोरी अलग अलग पार्टीशन में अवेलेबल है। और हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा है कि फिक्स पार्टीशन में कोई भी प्रोसेस को हम लोग फर्दर पार्टीशन करके मेमोरी अलोकेट नहीं कर सकते। पूरा प्रोसेस एक पूरे मेमोरी ब्लॉक में अलोकेट किया जाएगा, किसी एक पार्टीशन में अलोकेट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि P9 प्रोसेस 5 MB का है तो इसको हमने 1 MB में 4 MB में पार्टीशन कर दिया और 1 MB वाले पार्ट को यहाँ पर भेज दिया और 4 MB वाले पार्ट को यहाँ पर भेज दिया। ओके, ऐसा नहीं कर सकते हैं। पूरा जो प्रोसेस है 5 MB का, अगर 5 MB का कहीं भी स्पेस अवेलेबल होगा, मेमोरी अवेलेबल होगा, तभी इसको मेमोरी अलोकेट किया जाएगा, ऐसे में मेमोरी अलोकेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वैसे सिचुएशन को कहते हैं जब मेमोरी तो अवेलेबल होता है लेकिन किसी प्रोसेस को मेमोरी अलोकेट करने में ऑपरेटिंग सिस्टम इनकैपेबल होता है। दैट सिचुएशन इज नोन एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अभी आपको हमने बताया कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। अब इसके पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं ताकि एग्जामिनेशन में आप उसको यूज कर सको। सबसे पहले देखो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है। इट इज अ वेस्टेज ऑफ सम मेमोरी इन अ पार्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक पार्टीशन ड्यू टू ए स्मॉलर साइज ऑफ प्रोसेस इंटर इनटू द पार्टीशन ऑफ लार्जर साइज। हमने आपको कंटिन्यूअस एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन में क्या बताया है कि जो भी हमारा मेन मेमोरी होता है, मेन मेमोरी का मतलब होता है रैम, उसका कुछ पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उस मेमोरी के पार्टीशन को यूज करता है। और कंटिन्यूअस एलोकेशन में मेमोरी को पहले कुछ पार्टीशन में डिवाइड किया जाता है ऑफ सिमिलर साइज और डिफरेंट साइज। तो हम मान लेते हैं कि कुछ पार्टीशन में हमारा मेमोरी डिवाइड है। ठीक है, इसका एड्रेस है 0 1 2 3 4, हम एज्यूम करते हैं कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसका साइज है 8 MB, इसका साइज है 10 MB, इसका साइज है 4 MB, इसका साइज है 6 MB एंड जस्ट लाइक दिस इसका साइज हमने 5 MB एज्यूम किया। ये हम एज्यूम कर रहे हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, रियल में ऐसा होता नहीं है। रियल में हमारा जो रैम है, मेन मेमोरी है, ये 512 MB का हो सकता है, 1024 MB मतलब 1 GB का हो सकता है, 2 GB का हो सकता है, 4 GB का हो सकता है। ये हमने एज्यूम किया है। अब लेटेस्ट एज्यूम कोई प्रोसेस P1 है। P1 प्रोसेस का साइज 4 MB है। ठीक है, तो P1 प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम कोई पार्टीशन एलोकेट कर देगा। ओके, तो P1 प्रोसेस को हमने मान लिया 0 एड्रेस वाला पार्टीशन जो है एलोकेट हो गया, लेकिन P1 प्रोसेस का साइज 4 MB है जबकि इस पार्टीशन का साइज कितना है 8 MB है। तो ये पूरा 8 MB स्पेस तो लेगा नहीं। ये कितना स्पेस लेगा, ये 4 MB का स्पेस क्या करेगा, P1 के द्वारा ऑक्युपाई किया जाएगा। ओके, लेकिन 4 MB स्पेस क्या है, यहाँ पर रिमेनिंग बच जाता है, मतलब इस पार्टीशन में 4 MB का स्पेस वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमारे मेन मेमोरी में क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, जो कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, यहाँ पर 4 MB का स्पेस तो बेकार ही चला गया, वेस्टेज हो गया, क्योंकि कोई दूसरा प्रोसेस आएगा तो वो तो इसमें एडजस्ट होगा नहीं। ठीक, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। यहाँ पर प्रोसेसेस आते हैं और उनको कंटिन्यूअस मैनर में मेमोरी एलोकेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब सपोज करो कोई दूसरा प्रोसेस है P2, दूसरा जो प्रोसेस P2 है इसका साइज 8 MB है। अब P2 प्रोसेस को 1 एड्रेस वाला जो पार्टीशन है एलोकेट कर दिया गया, तो इसका साइज 8 MB है लेकिन पार्टीशन का साइज 10 MB है। तो यहाँ भी 2 MB का स्पेस क्या होगा, ये हमारा बेकार चला जाएगा और यहाँ भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। सपोज करो P3 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस का साइज भी 4 MB है और P3 प्रोसेस सेकेंड एड्रेस वाले पार्टीशन में जाता है और यहाँ पर P3 पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि पार्टीशन का साइज भी 4 MB है। जस्ट लाइक दिस P4 प्रोसेस है, P4 प्रोसेस का साइज हमने 6 MB ले लिया, ये जाएगा थर्ड एड्रेस में और थर्ड एड्रेस का साइज भी 6 MB है, तो यहाँ भी P4 प्रोसेस पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जनरेट नहीं होगा। P5 प्रोसेस आता है, P5 प्रोसेस का जो साइज है वो 5 MB हमने मान लिया है। जो P5 प्रोसेस का साइज 5 MB और जो हमारा पार्टीशन है ये इसको हम कहते हैं रैम मेमोरी ब्लॉक। ओके,
यहाँ पर P5 प्रोसेस 5 MB का है, पार्टीशन भी 5 MB का है, तो P5 प्रोसेस इसमें एडजस्ट हो जाएगा, पूरी तरह से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। ठीक, तो इसको कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ये एक तरह का वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। नेक्स्ट वन देखते हैं लिमिटेशन ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हमने क्या बताया था आपको कि हमेशा कंप्यूटर हाईएस्ट डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को अप्रोच करता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आना चाहिए, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस रैम में अवेलेबल होना चाहिए ताकि CPU हमेशा बिजी रहे। ठीक है ना, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोग्राम्स प्रोसेसेस दैट कैन बी इंटर इनटू द मेन मेमोरी। तो यहाँ देखो हमारा जो मेन मेमोरी है इसमें कितने पार्टीशन है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 पार्टीशन है। तो एट अ टाइम मैक्सिमम 5 प्रोसेसेस को ही यहाँ पे स्पेस मिल सकता है, 5 प्रोसेसेस को ही मेमोरी एलोकेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगा? 5 होगा। तो इसमें भी तो लिमिटेशन लग गया ना, यहाँ पर भी मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री में लिमिटेशन लग गया है। तो इसके कारण ये भी इसका एक तरह का डिसएडवांटेज है। ओके, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी पार्टीशन द मेमोरी ब्लॉक इन द, इसको आप पढ़ लोगे, ये आपके लिए पॉइंट हमने लिखा है। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है? तो देखो मेन मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है, उसके बावजूद किसी प्रोसेस को मेमोरी अलोकेट नहीं किया जाता है। दिस phenomena is known as external fragmentation. If the memory space is available for a process in memory block, but due to contiguous allocation, we can't allocate such memory to the process of less or equal size. Okay? तो यहाँ पे देखो जैसे एक और मैं P6 प्रोसेस को लेता हूँ और P6 प्रोसेस का साइज हमने 6 MB एज्यूम किया। ओके, तो P6 प्रोसेस को मेमोरी अलोकेट करने के लिए 6 MB का साइज होना चाहिए। क्या इसमें अवेलेबल है? तो यस सर अवेलेबल है। यहाँ पर जो 0 एड्रेस का जो हमारा 8 MB वाला पार्टीशन था, यहाँ पे 4 MB का स्पेस यूज नहीं किया गया था P1 प्रोसेस के द्वारा। ऐसे ही P2 प्रोसेस के द्वारा भी 2 MB का स्पेस यूज नहीं किया गया। 4 MB यहाँ रिमेनिंग है और 2 MB यहाँ रिमेनिंग है। टोटल रैम में 6 MB का स्पेस अवेलेबल है। उसके बावजूद क्या P6 को मेमोरी अलोकेट किया जाएगा? क्या P6 को 4 MB और 2 MB में फर्दर पार्टीशन करके अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे अलग अलग पार्टीशन में डाला जा सकता है? तो नहीं डाला जा सकता। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हमेशा कंटिन्यूअस मैनर में प्रोसेसेस को हम लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं, लेकिन जब हम लोग P6 प्रोसेस जिसका कि साइज 6 MB है, इसको 4 MB और 2 MB के अलग अलग पार्टीशन में नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब है P6 प्रोसेस को हम मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते हैं, जबकि यहाँ जो हमारा मेमोरी है यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, उसके बावजूद नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। ओके, अच्छा एक नोट पॉइंट आपके लिए है कि जब भी हमारे मेन मेमोरी में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा, तब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी होगा। ठीक है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी होगा। ठीक है, जब भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा तब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मस्ट बी हैपन। ओके, इट इज़ अ पॉइंट नोट एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया या किसी वीडियो लेक्चर की आपको आवश्यकता है तो कमेंट में आप हमको वो भी बता सकते हैं। थैंक्स।